नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि तृतीय प्रश्न पत्र, जो कि आपके विषय का नाम है आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा, जो आपके ये कुल 100 अंक का एग्जाम होगा और जिसमें से आंतरिक मूल्यांकन यानी वाइवा 30 नंबर का आएगा और बाह्य मूल्यांकन यानी लिखित परीक्षा आपके 70 नंबर की आएगी। जिसमें से तृतीय प्रश्न पत्र जिसकी इकाई 1 की आज हम बात करेंगे, जिसका नाम है आधुनिक विश्व की 3 प्रमुख क्रियाएं, जो कि आपकी ये 12 नंबर की आएगी। तो आज हम शॉर्ट नोट्स पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही आपके सारे सब्जेक्ट के सभी इकाइयों के नोट्स के वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अपन हम स्टार्ट करते हैं। पहला है आधुनिक विश्व की पहचान बताइए। तो आधुनिक विश्व की पहचान तार्किकता और वैज्ञानिक सोच, यह अंधविश्वास, धर्म और किसी भी प्रकार की सत्ता को मनाने में के विरुद्ध हैं। ठीक है, जैसे कि आज के युग में जो आधुनिक विश्व की पहचान कैसे हैं, तो ये है कि जैसे कि तार्किकता हो गई, वैज्ञानिक सोच हो गई, अंधविश्वास हो गया, धर्म और किसी भी प्रकार की सत्ता को मानने के विरुद्ध होती हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, जैसे शिक्षा और औद्योगिकरण एक दूसरे के पूरक क्यों हैं। तो औद्योगिकरण में कामगारों में कुछ विशेष कुशलताओं की जरूरत होती है। शिक्षा कारीगर कारखानों में आने वाली समस्याओं का समाधान आसानी से खोज पाते हैं और नए आविष्कार कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों के विकास के लिए केवल मजदूरों की ही जरूरत नहीं है, बल्कि मैनेजर, इंजीनियर, लिपिक, लेखपाल, विपणन के विशेषज्ञ जैसे लोगों की भी जरूरत होती है। इसके लिए शिक्षा का भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा उच्च तकनीकी का प्रशिक्षण प्राप्त कर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा एक औद्योगिकरण एक दूसरे के पूरक हैं। तो जैसा कि हमने शिक्षा और औद्योगिकरण एक दूसरे के पूरक क्यों हैं, तो ये हमने देखा। तो शिक्षा और औद्योगिकरण इसलिए पूरक हैं क्योंकि औद्योगिकरण या उद्योग में कोई वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो अगर कोई भी शिक्षित जो कारीगर होंगे, तो वह कोई भी समस्या आएगी तो वह आसानी से उनकी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और नए नए आविष्कार कर पाएंगे। तो चलिए अपन अगला देखते हैं दोस्तों। विश्व में आधुनिकता लाने में 3 प्रक्रियाओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा। तो वो कौन कौन सी 3 प्रक्रियाएं हैं वो देखते हैं। पहला है औद्योगिक क्रांति, दूसरा है राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रवाद की प्रक्रिया और तीसरा है लोकतंत्र। अगला देखते हैं दोस्तों, राष्ट्र से क्या अभिप्राय है। तो रेनन एक विद्वान है, उसके अनुसार है अतीत के समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर काम करने और आगे ऐसे काम करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। राष्ट्रों का होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। अगला देखते हैं दोस्तों, मध्यकालीन एवं आधुनिक युग की तुलना कीजिए। तो मध्यकाल कैसा था और आधुनिक काल कैसा था, इसकी तुलना करेंगे। तो मध्यकाल में क्या था कि राजतांत्रिक प्रजा प्रचलित थी और यहाँ लोकतांत्रिक प्रजा प्रचलित थी। यानी राजतांत्रिक यानी राजाओं द्वारा शासन किया जाता था और यहाँ लोकतांत्रिक यानी लोगों द्वारा शासन किया जाता है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, समाज का जातिगत विभाजन के आधार पर रोजगार अवसर प्राप्त होते थे। तो मध्यकाल में क्या था कि समाज का जो जातिगत विभाजन था, उसके आधार पर क्या रोजगार मिलते थे। और आज आधुनिक युग में सभी वर्गों को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध होते हैं। तीसरा देखते हैं दोस्तों, पुरुष प्रधान समाज एवं महिलाओं के सीमित अधिकार थे। ठीक है, तो पुरुष प्रधान समाज एवं महिलाओं के सीमित अधिकार थे और यहाँ महिलाओं के शिक्षा तथा रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हैं। चौथा है अंतर, अंधविश्वास, दास प्रथाओं और परंपराओं का बोलबाला था। तो मध्यकालीन में क्या था कि अंधविश्वास था, दास प्रथाएं थी और परंपराओं का बोलबाला था। और आधुनिक में क्या है, तार्किकता है, वैज्ञानिकता है तथा बंधन मुक्त प्रथा का बोलबाला है। पांचवा देखते हैं दोस्तों, शिक्षा, राष्ट्र राज्यवाद तथा लोकतंत्र का कोई सामंजस्य नहीं था। और आधुनिक काल में था कि शिक्षा, राष्ट्र राज्यवाद तथा लोकतंत्र में सामंजस्य है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्र
राज्य के प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो राष्ट्र राज्य के 3 प्रमुख तत्व हैं। तो पहला है संप्रभुता। तो ये आपके बड़ा प्रश्न आ सकता है, जो आप मैंने जो शॉर्ट नोट्स लिए हैं उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से भी इस प्रश्न का आंसर बड़ा लिख सकते हो। तो संप्रभुता का अर्थ होता है राज्य सत्ता का किसी क्षेत्र विशेष के संपूर्ण साधनों एवं लोगों पर शासन करने का सर्वसर्वाधिकार होना। संपूर्ण नीति निर्धारण सरकार वैधानिक विधि द्वारा स्थापित संस्थान के जरिए ही करती है तथा उसका क्रियान्वयन भी अधीनस्थ प्रशासन द्वारा ही पूर्ण होता है। किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप न होना ही संप्रभुता है, जो हर राष्ट्र राज्यवाद की पहली विशेषता है। दूसरा देखते हैं नागरिकता। तो नागरिकता किसी भी राजनीतिक प्रणाली में निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत रहने वाले लोगों को नागरिकता का दर्जा प्राप्त होता है, जिसमें उस राष्ट्र के सदस्य होने के साथ ही उनके अधिकार एवं कर्तव्य भी परिभाषित होते हैं। वे एकमात्र प्रजा या जनता की श्रेणी में नहीं होते हैं, बल्कि सक्रिय नागरिक होते हैं, जो समय समय पर मताधिकार का प्रयोग करते हैं और सत्ता का गठन करते हैं। अगला तीसरा देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रवादी भावना। राष्ट्र राज्यों का अस्तित्व उनके नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना के विकास से भी जुड़ा हुआ है। राष्ट्रवाद प्रतीकों, श्रद्धा और विश्वास का एक ऐसा संकुल है जो लोगों को अपने राजनीतिक समुदाय का अभिन्न अंग बनाए रखता है। लोग गर्व से अपने अपने राष्ट्र के आधार पर भारतीय, अमेरिकी, फ्रांसीसी या जापानी कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति श्रद्धावान हैं। तो हमने राष्ट्र राज्य के 3 तत्व देखे, मुख्य तत्व हैं। इसमें संप्रभुता आ गया, नागरिकता आ गई और राष्ट्रवादी भावना आ गई। तो आज हमने शॉर्ट नोट्स पर बात की। तृतीय प्रश्न पत्र, विषय है आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा, इकाई फर्स्ट जो है आपकी, उस पर अपन ने बात की, जो कि आपके 12 नंबर की आएगी। तो आशा करता हूँ कि ये नोट्स आपको पसंद आएंगे और आप इन नोट्स से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।